सर आप बिग बाज़ार से रेगुलरली बाय करते हो? हाँ, मैं रेगुलरली बाय करता हूँ। तो सर ये एफबीबी का कार्ड ले लो। सर बिग बाज़ार में आपको यहाँ ऑफ मिल जाएगा। सर आप पेट्रोल भराते हो? सर आप एक काम कर लो, आप ये पेट्रोल वाला कार्ड ले लो। सर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो? ये लीजिए सर आईआरसीटीसी का कार्ड ले लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके, हेलो, मेरे को ये कार्ड बंद करवाना है। सर आप एक काम कीजिए, इस कार्ड की लिमिट को दूसरे किसी कार्ड के अंदर में ट्रांसफ़र करवा दीजिए, चलेगा क्या आपको? हाँ, बिल्कुल चलेगा। सर आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी दूसरी बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमारे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। सर आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर 6% एक्स्ट्रा में आप 6 महीने की एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लीजिए। अच्छा, ऐसा बात है? ये तो बहुत ही नई आइडिया है यार। सर आप एक काम करो, जितनी आपकी लिमिट है उसको हम एनकैश करवा देते हैं और आपके अकाउंट के अंदर में उतनी चीज़ें हम लोग भेज देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, और इसी तरह से एसबीआई कार्ड ने अपना मार्केट बनाया और मार्केट के अंदर में नंबर 2 पर आ गया। और दोस्तों जहाँ पर एसबीआई या फिर सरकारी बैंकों की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि ये हमेशा सेल्स और मार्केटिंग में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, लेकिन एसबीआई कार्ड जो कि काली ग्रुप इनके साथ में था, उन्होंने जो बढ़त दिखाई 2016 से लेकर 2018 के बीच में, वो बहुत ही कमेंडेबल थी। और इसी वजह से दोस्तों एसबीआई कार्ड अपना आईपीओ लेकर आया शानदार प्रॉफिटेबिलिटी और शानदार फाइनेंशियल फिगर्स के साथ में, और उसका आईपीओ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ था रिसेंट टाइम्स के अंदर। दोस्तों आईपीओ की टाइमिंग तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन हुआ ये कि जब आईपीओ आया उसके बाद में कोविड की प्रॉब्लम आने लग गई एंड उसके बाद में सभी शेयर्स नीचे गिरने लग गए, खासकर वो जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, अनसिक्योर लोन्स देते हैं, और उसमें बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर्स टूटने लग गए। इसमें हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, या फिर हम लोग बात करें बंधन बैंक की, या फिर बात करें बजाज फाइनेंस की, सबके शेयर्स में हम लोगों को 40%, 50%, 60% तक फॉल देखने को मिला। और दोस्तों ऐसे केस के अंदर में आ रहा था एसबीआई कार्ड का आईपीओ। अब दोस्तों एसबीआई कार्ड का आईपीओ आ गया और इसके पहले ही पता चल गया था कि शायद ये आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलने वाले हैं, और इसके बाद इसका शेयर लगातार गिरने लग गया। थोड़े समय के लिए शेयर अपने इशू प्राइस से ऊपर आया, लेकिन कई लोगों का इसमें ध्यान नहीं रहा, और इसके बीच में मैं बहुत वीडियोस बनाते रहा कि नहीं आप इसको नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। और आज देखिए दोस्तों 550, 750 के करीब का ये शेयर था, वापस 700 रुपये पर हॉवर कर रहा है। और ऐसे केस में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स का ये कहना है कि सर मुझे इच्छा हो रही है इसको ऐड करने की। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक, ये इच्छा क्यों हो रही है, राइट, या इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं है, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। और सेकंड, अगर इच्छा हो रही है तो इस लेवल पे मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे टेक्निकल चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दैट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे जो आपको इनसाइट्स देते हैं, जो मार्केट में किसी दूसरे चैनल के वीडियोस के अंदर में आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर की क्या क्वेरी थी जिसके बेसिस पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर का क्या कहना था इसके रिस्पेक्ट में। इनका पूछना क्या है, इनका नाम है अविनाश, और इन्होंने क्या सवाल पूछा है। फिलहाल ये सवाल का जो है बहुत बड़ा जो है इनका सवाल है, तो मैं इसको शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ कि इनका कहना है कि इनको एसबीआई कार्ड काफ़ी पसंद है, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने एचडीएफसी लाइफ को जो है चुना। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि कंपनियां तो बहुत अच्छी है और इस लेवल पे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये मानते हैं कि इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन हो सकता है और मार्केट नीचे आ जाए और इस समय उसको ऐड करना चाहिए। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि गुड स्टॉक एट द गुड लेवल पर हम लोगों को लेना चाहिए, लेकिन क्या ये सही समय है? बिकॉज हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि हमको तो पता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक लेने के बाद में कहीं ये गिरने न लग जाए। ओके, इसका इनका ये भी कहना है कि बॉस देखो, आप बोलोगे कि इसमें एसआईपी करो एंड ऑल दैट, तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मान लो एक थोड़ा सा जो है फीलिंग आता ही अंदर में कि हमने शेयर ले लिया, उसके बाद में मार्केट गिर गया, ये भी गिरने लग गया। मेरे को तो पता था ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री करते समय जो है मैं गलत नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। तो इस तरह की फीलिंग जो है इसके अंदर में आ रही है। तो मैं अगर इनके सवाल को सही तरह से समझ पाया हूं तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। आशीष जी, अविनाश जी, आप मुझे बताइएगा कि मैंने ये सही इंटरप्रिटेशन दिया है कि नहीं।
तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई कार्ड के रिस्पेक्ट में जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। मैं आपको एक कुछ फिगर्स के जरिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह से इसका फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों ये मेरी पसंदीदा कंपनीज के अंदर में आती है। तो दोस्तों सबसे पहली तो बात आप इसके अंदर में देखेंगे वो ये इनका जो एनआईएम है ये बहुत ही बेहतरीन है। 16% का आपको यहाँ पर एनआईएम दिखेगा दोस्तों। देन इसके बाद में इनकी जो मार्केट पोजीशन है वो नंबर 2 पर आती है। एचडीएफसी बैंक के बाद में सबसे ज़्यादा इनके कार्ड्स है, सबसे ज़्यादा कार्ड इनकी स्पेंडिंग जो कार्ड्स की स्पेंडिंग है नंबर 2 पे आते हैं। इनका जो ग्रॉस एनपी है दोस्तों वो 2% पर आता है और जितना इन्होंने प्रोविजन कवर करके रखा है 67%। अब शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं और बातें बता दूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 22% है। जी हाँ, 22% इनका कैपिटल एडिक्वेसी है। और जहां तक हम इसके नेट एनपीए की बात करते हैं तो ये 1% से कम है, 0.7% पर इनका नेट एनपीए आता है दोस्तों। और इनका ईपीएस आता है दोस्तों 13.3 पर। तो मे बी आपको पूरी फिगर्स वहां पर नहीं दिखे होगी लेकिन ये जितने भी फंडामेंटल्स यहाँ पर है, जितने भी फाइनेंशियल्स है उसके हिसाब से ये बहुत ही सॉलिड कंपनी दिखती है। और खासकर इसको देश की सबसे बड़ी बैंक का, जी हाँ सबसे बड़ी बैंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोन एडवांसेस सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही बांटे हैं, तो सबसे बड़ी बैंक का इसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ऐसा सपोर्ट है कि कभी भी पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। और साथ ही साथ जो प्रमोटर होल्डिंग है अप टू 70%। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं तो आप थोड़ा गलत ही कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जहां तक इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो शुरुआत में जो मैंने आपसे बात कही थी कि ये क्या करते हैं, ये एक अपने कार्ड से जो है दूसरे कार्ड के पेमेंट की सुविधा देते हैं, यानी कि बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा देते हैं जो मार्केट में किसी भी और बैंक के पास में, किसी भी और क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास में नहीं है। दोस्तों ये अपने नेटवर्क का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं कि लगभग हर उस पर्सन तक पहुंच गए हैं जिनको कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर जो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड वही लेता है जिनकी प्रोफाइल अच्छी रहती है। और दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड के अंदर में डिफॉल्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर वो डिफॉल्ट कर भी देता है तो उसका क्रेडिट स्कोर इतना नीचे आ जाता है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर को संभालने के लिए उसका पेमेंट जरूर कर देता है। और इनकी एक सबसे बेहतरीन स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी लोग अवेल करते हैं, वो है एनकैश फैसिलिटी। एनकैश फैसिलिटी के अंदर में बेसिकली ये लोग जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उसका कुछ 70-80% ये लोग कैश में बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड दैट्स अ बेस्ट थिंग द बैंक कैन डू। सो इसकी वजह से, सॉरी बैंक मतलब एसबीआई कार्ड कैन डू। सो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि आप स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो, आपके पास में कैश अमाउंट आ रहा है तो आप उससे कोई भी स्पेंडिंग कर सकते हो, दूसरी स्पेंडिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस में लगा सकते हो, अपना प्रोफेशन में लगा सकते हो, कोई आइटम वगैरह परचेज कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो ये एक ऐसा फीचर है दोस्तों जो बहुत सारी बैंकें नहीं देती है, इवन बहुत सारी एनबीएफसीज नहीं देती है, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के अंदर में दे देते हैं। तो इसका लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया है और ये ही चीज़ है जो इसको एसबीआई कार्ड को एक अलग कंपनी बनाती है बाकी सभी से। और दोस्तों इसके ऑपरेशंस वो इंडिपेंडेंट से नजर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये टिपिकल सरकारी बैंक नहीं बनने जा रही है, टिपिकल सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बनने जा रहा है, बल्कि आगे चल के एक प्राइवेट बहुत ही कॉम्पिटेटिव एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे, अगर इनका टेक सपोर्ट आप देखेंगे, कस्टमर केयर देखेंगे तो सभी प्रोफेशनल दिखता है। और दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस हो सकता है इसके अंदर में। तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो या थोड़ा कम खराब हो, लेकिन ओवरऑल देखो मैंने जितने भी क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए हैं अब तक मुझे ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा है। अब दोस्तों वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर में आते हैं और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर अब क्योंकि इसका रन अप हो गया है, ये नीचे गिर गया था, ये 500 रुपये का आ गया था, ये इवन पहुंच गया था 495 पर, और सर उसके बाद में इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग हमारे पास में कितनी चीज़ें हैं इसके रिस्पेक्ट में देखने के लिए। तो जो मैं चीज़ें देखता हूँ वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा है मैंने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का यहाँ पे इसलिए देखा है कि थोड़ा मैं कंपेयर करना चाहता था। अब ऑब्वियसली दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये छोटे छोटे कर देती है
लेकिन दोस्तों अगर एसबीआई कार्ड की बात करें तो वो भी छोटे-छोटे कर देती है और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। हालाँकि एसबीआई कार्ड के पास में कोई डिपॉज़िट लेने का कैपेसिटी नहीं है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के पास में है। दोस्तों अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करेंगे तो इनका भी कुछ इश्यू प्राइस 37 के करीब-करीब था। अभी इनका जो शेयर है ये लगभग 40 पर आ गया है और इसने जो शानदार रिकवरी दिखाई है ये बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला शेयर दिखा। हमने कई सारे सब्सक्राइबर्स को बोला कि इस शेयर में बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस शेयर का रेट 24 पहुंच गया था दोस्तों, तब से मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखेंगे तो इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है दोस्तों बहुत ही शानदार आपको कैपिटल एडिक्वेसी दिखेगा। लगभग 28% का आपको कैपिटल एडिक्वेसी यहाँ पर दिखेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो मजबूती के मामले में तो ये काफ़ी बेहतर बैंक है दोस्तों। साथ ही साथ इनके अगर आप एनपीएस देखेंगे दोस्तों, नेट एनपीए अगर देखेंगे तो 0.2% के है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग का पावर आपको जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में दिखता है और इसीलिए दोस्तों जो रिकवरी आई है ये बहुत ही शानदार रही है। तो सेम रिकवरी हमने देखी है दोस्तों, उज्जीवन की आप रिकवरी देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिकवरी है। 1 महीने के चार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं इतना स्टीप ऊपर गया है। इसे मान लो वेट कर रहा था कि कोई ना कोई ऐसा संकेत आए, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आए कि ये ऊपर आ जाए। तो दोस्तों उसके बाद में मैं आपको एसबीआई कार्ड का जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा सकता हूँ। इसके फिगर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इनका जो है 2018 में आप देखेंगे इनका ईपीएस आप देखेंगे तो 7.7 है, वहाँ से 9.5 है, वहाँ से 13.3 पर पहुँचा। दोस्तों एसबीआई कार्ड के अंदर में आप देखेंगे ये जैसे इनका जो है इशू है लगभग 750 के करीब, फिर ये डिस्काउंट पे खुला, उसके बाद में ऊपर नीचे एंड देखिए दोस्तों रिकवरी भी इसमें शानदार दिख रही है। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दोस्तों लगभग 495, वहाँ से जो शानदार रिकवरी इसने दिखाई है, इसमें संकेत मिलता है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स का विश्वास इस कंपनी के ऊपर है। तो दोस्तों हम सब लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता है कि क्योंकि लॉकडाउन लगा था 24 या 25 या लगभग 22 मार्च के करीब लॉकडाउन लगा था, कुछ 10 दिन के लिए प्रॉब्लम था। देन उसके बाद में आप देखेंगे अप्रैल का महीना पूरा लॉकडाउन के अंदर में गया, उसके बाद में मई का महीना पूरा लॉकडाउन के अंदर में गया, काफ़ी शहरों में जून के समय भी लॉकडाउन था। तो ये क्वार्टर तो अच्छा नहीं जाने वाला है और उसके बाद में बारिश का सीज़न है, कई लोगों की जॉब चली गई है, तो कई लोग स्पेंडिंग कम कर दिए है। तो ऐसे केस के अंदर में आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो यानी कि हमारा जून का जो क्वार्टर है, मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर FY21 का वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्वार्टर 2 FY21 वो भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी सेल्स वापस आने वाली है तो क्वार्टर 3 FY21 के अंदर में आने वाली है, यानी कि दिवाली से जो है यहाँ पर वापस दिवाली शुरू होने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है एटलीस्ट इन रिटेल सेक्टर के अंदर में और माइक्रो लैंडिंग सेक्टर के अंदर में। लेकिन हमेशा मार्केट कुछ ना कुछ संकेत देता है और संकेत जो है इस बार एक ऐसी कंपनी के रूप में आया जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अनसिक्योर लोन्स की या फिर हम लोग बात करें इंडिविजुअल्स को लोन देने की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली चीज़ बात करें तो हम लोग एक कंपनी का नाम नहीं भूल सकते जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। अगर हम लोग बजाज फाइनेंस में देखें तो ये शेयर के बारे में ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई थी दोस्तों, ऐसी बातें की गई थी, कहा जा रहा था कि ये शेयर 1200 पे आएगा। मुझे कई सारी जो है गालियाँ भी मिली, आई मीन टू से कुछ कमेंट्स मिली जो कहते थे कि आप बिजनेस को नहीं समझते, एन अकाउंटेंट कैन नॉट गेज द बिजनेस चेंज एंड ऑल दैट। तो मैं उनसे ये कहा करता था कि बॉस शायद आपको ये नहीं पता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में इंसान नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बिक सकता है, ऑनलाइन भी बिक सकता है, ऑनलाइन ईएमआईज भी हो सकती है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपके पास में पावर होना चाहिए। अगर कोई बंदा स्टार्टअप खोलता है तो दोस्तों उसके स्टार्टअप को कॉपी करने वाले बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल सकते हैं और अगर जिसके पास में पैसा है तो किसी भी दूसरे स्टार्टअप को बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकता है और रातों रात उस छोटे स्टार्टअप को जिसके पास में छोटी कैपिटल है, छोटा पैसा है, उसको बंद करवा सकता है। दोस्तों ऐसी ताकत रखता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भले ही हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोग नहीं जाते हो, लेकिन आप इस कंपनी को अच्छी तरह से जानते नहीं है। इसके अंदर में है बजाज हाउसिंग और बजाज हाउसिंग में 30% आप इनके लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो होम मॉर्गेजेस के रूप में है दोस्तों। तो इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव था इस कंपनी के बारे में, बिकॉज हम देखते हैं कि ये कंपनी से कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो रिकवरी आई है बहुत ही शानदार आई है। और क्यों
मैं यहाँ पर आपको लेकर आया है वो ये दिखाने के लिए दोस्तों। आप इनका देखेंगे ईपीएस 87 कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर मार्केट इसको पी दे रहा है 38 पर। जब इस कंपनी के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, यानी कि प्री लॉकडाउन प्री कोविड पीरियड के अंदर में हमने देखा था कि इस कंपनी का वैल्यूएशन 56 पी पर चल रहा था और इसका मेरे को शेयर प्राइस जहाँ तक याद है, मेरे को दिमाग में एकदम फिट है, 4950 तक पहुंच गया था, लगभग 5000 रुपए का। 2010 में अगर आप बजाज फाइनेंस लेते थे तो 35-70 रुपए का था। उस समय वो ऑटो फाइनेंस किया करते थे, उनका जो एनपीए रहा करता था वो 7% रहा करता था। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है इस ऑटो फाइनेंस को जो है हम लोग थोड़ा एक्सपांड करके जो है बाकी चीज़ें फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं और देश के अंदर में स्मार्टफोन मोबाइल की क्रांति आई। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो है बजाज फाइनेंस के दिन चेंज हो गए और वो 50-70 रुपए का जो शेयर है, पेनी स्टॉक ही कहेंगे आज के ज़माने में दोस्तों, वो 5000 तक पहुंच गया और आज भी आप देखोगे कि वो 3400 रुपए पर हॉवर कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा वेल्थ जो है क्रिएट करके दिया है इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें तो कोई राय नहीं है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस से हमको संकेत मिलता है कि चीज़ें अभी इम्प्रूव हो रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर बजाज फाइनेंस के साथ में जो दूसरी कंपनी हम देखेंगे जैसे कि एसबीआई कार्ड, जिसके बारे में आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों एसबीआई कार्ड में चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो हमारे सब्सक्राइबर ने भी यही फीलिंग्स के साथ में जो है सवाल पूछा कि मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, ये कंपनी काफ़ी आगे बढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैं अभी इसमें निवेश करूं कि नहीं करूं, क्योंकि बाद में तो सिचुएशंस इंप्रूव होने वाली है और ऐसे केस के अंदर में बहुत सारे और प्लेयर्स जो मार्केट के अंदर में है वो कूदने लग जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और इसके शेयर प्राइस में जो है उठाव उतना आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये रन अप कर चुका है। दोस्तों एक सिंपल सा मैं आपके सामने कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए दोस्तों जब इसका आईपीओ आ रहा था तब इसको दिया जा रहा था दोस्तों वैल्यूएशन लगभग 1050 का इसको वैल्यूएशन दिया जा रहा था। आई होप कि ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आई गेस स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मे बी आपको दिख जाए तो इट्स ओके, नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था तब उसको 1050 का वैल्यूएशन लोग देने को तैयार थे, 750 रुपये का स्टॉक, उसको 1050 का वैल्यूएशन देने को तैयार थे। उस हिसाब से दोस्तों अभी भी ये शेयर आपको 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ये मार्केट के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि आप बजाज फाइनेंस भी देखेंगे तो लगभग वो 33-34% डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है आप लोगों को। यानी कि दोस्तों अगर 38, 39, 40 के पीई के हिसाब से देखें तो ये अभी स्टॉक जो है, जो कंडीशंस थी प्री कोविड वाली उसके हिसाब से ये सस्ता दिखता है। अब ये कंडीशंस इंप्रूव होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। हो सकता है Q2 FY20 में ही कंडीशंस आपको इंप्रूव होते ही दिखे, हो सकता है Q3 FY21 के अंदर में बहुत चीज़ें अच्छी हो जाए, उसके बाद Q4 FY21 के अंदर में और अच्छी चीज़ें हो जाए, और उसके बाद में दोस्तों आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये शेयर आप पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये बढ़ना लग जाएगा, शुरू हो जाएगा बढ़ना। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ से कंडीशंस इंप्रूव होती है, अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है, तो जो अभी लेटेस्ट वाला इनका रिजल्ट आने वाला है उसमें थोड़ा सा ही डाउनफॉल आएगा, उसके बाद में ये शेयर जो है अपनी ट्रेजेटरी में पहुंच जाएगा जहां वो 1000 एंड 4 फिगर वाली चीज़ों पर जा सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन कहता है दोस्तों। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कॉमन इंसान की तरह बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन इंसान की तरह बोल रहा हूँ, कॉमन निवेशक की तरह बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी के पास नेटवर्क है, कंपनी ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरह से लोगों तक वो पहुंची, वो बहुत ही कमेंडेबल है, इसको आपको मानना पड़ेगा। उसने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इसके पीछे स्टेट बैंक का कम हाथ लगता है, काली ग्रुप का ज़्यादा हाथ लगता है, बिकॉज उन्होंने मोटिवेट किया, क्योंकि उनको अपना इन्वेस्टमेंट निकालना था, वहाँ से उनको पैसे कमाने थे और वो और भी निकलना चाहते हैं, उनका और स्टेक है, तो ये पूरी मेहनत करेंगे। आज आप देखिए दोस्तों, मैं घर पे बैठा हूँ लॉकडाउन के अंदर में, ICICI बैंक का फ़ोन आता है, HDFC वालों का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, और ऐसे कई लोगों को कार्ड का फ़ोन आता है, वो यही कहते हैं कि उनके पास में ऑलरेडी SBI का कार्ड है, एक नहीं 2 है 3 है, मेरे पास 3 कार्ड है, राइट। मैंने 3 कार्ड रखे, उसके बाद 2 वापस कर दिए, उन्होंने उस लिमिट को
को जो है पहले वाली कार्ड के अंदर में डाल के दे दिया, 6-7 लाख रुपए की लिमिट दे दी मुझे। मैं तो रख रहा हूँ उस कार्ड को और मैं तो बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को मेरा सिबिल प्यारा है, मेरे को मेरी क्रेडिट प्रोफाइल प्यारी है एंड ऑल दैट। तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि बेसिकली कंपनी ने एग्रेसिवली काम किया है, उसके फ्रूट्स उसको जो है इस आईपीओ से नहीं मिले लेकिन आगे चल के मिलने वाले हैं। अब सवाल तो उसी पर आता है ना, 700 रुपए पर मैं शेयर लूं कि नहीं लूं। दोस्तों अगर इतना कन्विंसिंग अगर आपको कोई बताता है कोई चीज़, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ये किसी कंपनी का पीआर है, पब्लिक रिलेशनशिप वाला बंदा है, एडवर्टिजमेंट कर रहा है, इसको पता है ऑलरेडी। एसबीआई कार्ड वालों ने इसको, रवीश कुमार ने, रजनीश कुमार जो भी उसका सीईओ का नाम है, उसने जो है उसको पैसे दिए होंगे ताकि ये जो है कंपनी के बारे में अच्छा बोले एंड ऑल दैट। दोस्तों बेसिकली 700 रुपये में भी ये शेयर आपको सस्ता ही मिल रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी महंगा नहीं मिल रहा है। आप समझ लीजिए दोस्तों FY22 में मान लीजिए SBI कार्ड, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ शायद आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा दोस्तों, मान लीजिए SBI कार्ड FY22 के अंदर में लगभग 18 से 20 रुपये का, 20 रुपये मान लेता हूँ दोस्तों, 20 रुपये का एक EPS लेकर आता है, 20 रुपीज़ का EPS लेकर आता है। और दोस्तों मैं मानता हूँ 20 रुपीज़ का EPS, और इसको बजाज फाइनेंस जैसा वैल्यूएशन मिलता है। जब बजाज फाइनेंस टॉप पर था या फिर जब इसका IPO आ रहा था तब इसको वैल्यूएशन मिल रहा था लगभग 55 से 56 PE का, 56 का। तो FY22 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1120 रुपये का शेयर आज आपको 700 रुपये में मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे दोस्तों? जब पूरी दुनिया दौड़ेगी तब आप दौड़ोगे तो क्या मतलब, ठीक है? तब तो आपको धूल भी मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगी। आज तो जो है ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छा, उसको क्यों नहीं अच्छे से ले रहे हो, राइट? तो दोस्तों मुझे यहाँ से लगता है दोस्तों मार्केट समीकरण जो है अभी चेंज होंगे, अभी वैसा डर जो है वो खत्म होते जाएगा और लोग कॉन्फिडेंटली अनसिक्योर लोन्स वाली कंपनी के अंदर में पैसा डालेंगे। बिकॉज लॉकडाउन जैसी अनसिक्योर लोन बांटने वाली कंपनीज में पैसा डालेंगे, तो लॉकडाउन जैसी एकदम ऐसी स्थिति जिसके अंदर में सब कुछ रुक गया और उसके बाद में ये कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं और वहाँ से धड़ाम से ऊपर आते हैं, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इन्वेस्टर्स का, आप सोचिए। और ऐसे केस के अंदर में जो आज मार्केट में आया है ना, अगर वो देखेगा कि फिर से ये अनसिक्योर लोन बांटने वाली बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीचे जाते हैं तो वो शेयर बेच के निकल जाएगा। लेकिन आपको जो है कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा बंधन बैंक में, बजाज फाइनेंस में, SBI कार्ड में। आपको पता है दोस्तों लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर में ये शेयर्स नीचे गिर के वापस इतना ऊपर आते हैं। बंधन बैंक 150 का 400 रुपये पर वापस आ गया, इतनी नीचे जाकर इतना ऊपर आते हैं, तो कुछ तो बात है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं देश की तरक्की की, तो इसमें तो कोई डाउट है अगर आप लोगों को कि देश की तरक्की नहीं हो सकती। इंडिया जो है उसका GDP कम हो जाएगा, इंडिया ग्रोथ अपना जो है स्टोरी खो देगा एंड ऑल दैट। शेयर मार्केट से पूरा पैसा आज के आज निकाल लो, एक भी पैसा मत रखो दोस्तों। अगर आप इस देश की तरक्की, इस देश के डेवलपमेंट, GDP के बारे में नेगेटिव है तो आप लोगों को शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं रखना चाहिए, PPF से भी पैसा निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि PPF से भी पैसा शेयर मार्केट के अंदर में जाता है। सर वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि वो बहुत ही बियरिश एंड ऑल दैट। देखिए दोस्तों जब वॉरेन बफेट जहाँ बैठ के बात करते हैं ना, वहाँ से वो पूरी दुनिया को देखते हैं। वो अमेरिका को पहले देखते हैं, फिर यूरोप को देखते हैं, उसके बाद चाइना को देखते हैं, उसके बाद में शायद इंडिया को देखते होंगे। शायद ही इंडिया के कुछ कंपनीज में उन्होंने पैसा डाला होगा, और मे भी डाला होगा तो उनकी कंपनी ने पेटीएम वगैरह में पैसा डाला होगा जो कि स्टार्टअप्स है। वो रिस्क किस लेवल के ले रहे हैं आप ये भी तो सोचिए दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 700 रुपये में भी ये शेयर बुरा नहीं है। इसी शेयर के लिए 4 महीने 5 महीने पहले लोग जो है 1000 रुपये देने को तैयार थे। इसके IPO की लिस्टिंग के बाद में तो आपको पता है कि शेयर कुछ और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही मॉडरेट भी बोल दूँ, मॉडरेट से भी एकदम जो है घिसा पिटा एस्टीमेट बोल दूँ तो FY22 का मेरा टारगेट SBI कार्ड का 1120 रुपये है। डिविडेंड अलग से मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों उसके ऊपर पहुंच गया, पहले ही 1120 पहुंच गया, तो ऐसा भी हो सकता है। वीडियो सेव करके रखिएगा दोस्तों। इसको जो है अपन लेंगे 2022 में, जब हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, चलता है। मेरे सब्सक्राइबर्स है उनके लिए ये वीडियो था। ओके गाइस, सो आई थॉट कि मैंने जो है अच्छा वैल्यू एडिशन किया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस लाएंगे, सवाल पूछते रहिए, जवाब मिलते रहेंगे, व्यूज मिलते रहेंगे, इनसाइट्स मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।